उसमें हमने एक चीज जाना था कि डीसी जनित्र का जो आर्मेचर होता है, डीसी जनित्र का जो आर्मेचर होता है उसमें जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए मोटर का हो गया, ये फील्ड है, एक है एन है और ये एस है। ये आपका हो गया आर्मेचर का कॉइल हो गया, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। और यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, एक ब्रश लगा करके, ये यहाँ पर ब्रश लगा के आउटपुट लिया जाता है, ठीक है, ये आउटपुट लिया जाता है। तो हमने बात किया था पिछला वीडियो में, उसमें बात किया था कि जो ये आर्मेचर कॉइल या आर्मेचर कंडक्टर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसमें आर्मेचर कॉइल में या आर्मेचर कंडक्टर में, वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है, मतलब एसी होता है। और जो हमको आउटपुट मिलता है डीसी जनरेटर में, ठीक है, वो क्या मिलता है, डीसी मिलता है, मतलब डायरेक्ट करंट मिलता है। अब अगर एसी जनरेटर होता है तो उसमें एसी मिलता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डीसी का। तो यहाँ पे आउटपुट जो मिलता है, मतलब ये जो लोड में मिल देगा वो ईएमएफ मिलेगा या करंट मिलेगा, और क्या मिलेगा, डीसी। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जो ये आर्मेचर है और ये आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है एसी, ठीक है, एसी, हमको आउटपुट में मिल रहा है डीसी, वो कैसे। तो इस पे में हमने बात किया था कि इसके लिए हमने एक कम्यूटेटर लगाया जाता है। कम्यूटेटर का काम है कि जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है एसी, उसको डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट दे, ठीक है। तो वो कम्यूटेटर कैसे वर्क करता है वो हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है, वो कम्यूटेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, तो वो भी इसमें जानेंगे। और एक और जानेंगे फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम क्या होता है, वो इस पे कैसे लागू होता है, उससे हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से उसका करंट का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या रोटेशन उसका डीसी जनरेटर का कैसे निकालेंगे, वो भी जानेंगे इसमें, ठीक है। और जानेंगे डीसी जनित्र के विद्युत वाहक बल का समीकरण, मतलब जो हमने बात किया अभी यहाँ पे कि यहाँ जो ये हमने डीसी जो हमारे द्वारा लिया जाता है वो क्या है, ये एक ईएमएफ है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, वो कौन सा फॉर्मूला से निकाला जाता है या निकाला जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से क्या कैसे एप्लीकेबल होता है, क्या निकाला जाता है। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अगर हमने अपने दाएं हस्त उंगली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अगर अंगूठा कंडक्टर का मोशन, मतलब कंडक्टर का दिशा, गति का दिशा बताता है, और तर्जनी अंगुली फील्ड का दिशा बताता है, तो मध्यमा उंगली जो है करंट का दिशा या ईएमएफ का दिशा बताएगा। फिर से समझिएगा, अंगूठा अगर कंडक्टर का गति का दिशा बताता है और तर्जनी उंगली जो है वो फील्ड का दिशा बताता है, तो मध्यमा जो उंगली है, वो बीच का उंगली जो है वो आपका कंडक्टर का करंट का दिशा बताएगा। फिर से यहाँ पे समझिएगा, फिगर में देखिएगा, फिगर में क्या क्या बोल रहा है कि अगर अंगूठा, ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये अंगूठा अगर क्या बोल रहा है, घूर्णन गति का दिशा, घूर्णन गति मतलब कंडक्टर का दिशा
ये क्या है, करंट कंडक्टर का दिशा है, मतलब इस गति में घूम रहा है। और फ्लक्स जो तर्जनी उंगली है, फ्लक्स का देखिए, फ्लक्स का दिशा किधर से है, एन से होते हुए एस की ओर है। तो ये जो है उंगली, जो तर्जनी उंगली है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब ये जो है उंगली बता रहा है आपका फील्ड का दिशा, फील्ड का दिशा मतलब फ्लक्स का दिशा। तो ये उंगली जो है, मध्यमा उंगली जो है, वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट या ईएमएफ। जो ईएमएफ का दिशा होगा वही करंट का दिशा होगा, ठीक है। मतलब कि इस नियम के अनुसार दो दिशा आपको दिया हुआ है, दो दिशा दिया हुआ है, दो का डायरेक्शन मतलब दिया हुआ है। एक दिया हुआ अंगूठा का दिशा दिया हुआ है, अंगूठा अंगूठा क्या हो गया, ये आपका मोशन हो गया, मोशन हो गया, ठीक है। और ये हो गया फ्लक्स, अगला जो है फ्लक्स हो गया, मतलब तर्जनी जो फ्लक्स हो गया। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कौन बताएगा, ये आपका मध्यमा बताएगा। ये देखिए यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये जो मध्यमा है वो आपका करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो ये करंट का डायरेक्शन बताइएगा। तो आप बताइएगा जो ये जो चालक है, इसमें हमको बताइएगा इसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा वो बताइएगा। देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, अंगूठा बता रहा है, ये अंगूठा जो है ये डायरेक्शन कौन सा बता रहा है, ये घूर्णन गति का दिशा बता रहा है कि इधर की ओर कंडक्टर घूम रहा है, घूम रहा है। और ये जो है फील्ड का डायरेक्शन, देखिए फील्ड है, ये फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या बता रहा है, इस इधर की ओर बता रहा है, इधर की ओर देखिए डायरेक्शन है इधर की ओर, मतलब इस कंडक्टर में जो है करंट का डायरेक्शन जो होगा इधर की ओर होगा, ठीक है। इस ये आपका फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो हो फ्लेमिंग का राइट रूल या दाएं हस्त का नियम किस में एप्लीकेबल होता है, डीसी जनरेटर में या मोटर में। तो आप देखिएगा डीसी जनरेटर में होता है इसका ये जो एप्लीकेबल होता है डीसी जनरेटर में होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि दाएं हाथ से होता है करंट का डायरेक्शन का ज्ञात करना होता है, दाएं हाथ से करंट का डायरेक्शन का ज्ञात करना होता है। तो करंट डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए कौन सा लगाते हैं, दाएं हाथ में, क्योंकि जनरेटर में क्या होता है, करंट हमको प्राप्त करना होता है, आउटपुट से क्या हमको प्राप्त करना होता है, करंट, ईएमएफ प्राप्त करना होता है, करंट प्राप्त करना होता है। तो दाएं हाथ के नियम से हम लोग क्या निकलेगा, करंट का डायरेक्शन। तो दाएं हाथ का नियम, जब करंट का डायरेक्शन निकलेगा तो वो एप्लीकेबल किस में होगा, वो एप्लीकेबल डीसी जनरेटर में, सॉरी डीसी जनरेटर में होगा। तो दाएं हाथ का नियम होगा हमेशा डीसी जनरेटर में। और जो इसमें मैं बता देना चाह रहा हूँ, बाएं हाथ का जो होता है वो मोटर में होता है, ठीक है। याद करने के लिए ऐसे देखिएगा, वाम हस्त नियम भी, बाएं हाथ का नियम को वाम हस्त नियम भी बोला जाता है। तो माँ से हुआ माँ से मोटर। तो अगला मोटर, जो आगे बचा एक बचा दाएं हस्त नियम, तो जो आगे जो बचा जो अगला है दाएं हस्त नियम, वो किस में लगेगा, वो लगेगा डीसी जनरेटर में, ठीक है। मैं इसको दोबारा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, शॉर्ट में रिपीट करूंगा और दोबारा समझने के लिए, और कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए जो समझ गए उनके लिए अच्छा है, बाकी जो नहीं समझे उनको फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम में, दाएं हस्त नियम से क्या निकाला जाता है, करंट का दिशा, ठीक है, करंट का दिशा, करंट का दिशा, ठीक है, करंट का दिशा निकालना होता है। इस करंट को दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या किया जाए, दो डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। पहला जो है अंगूठा, अंगूठा बताता है क्या, गति का दिशा, मतलब सॉरी कंडक्टर का दिशा, कंडक्टर किस ओर में गति कर रहा है उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये हो गया अंगूठा, अंगूठा बताएगा आपका ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन। दूसरा है तर्जनी, तर्जनी, तर्जनी बताएगा क्या, उसके आगे वाला, मतलब ये फ्लक्स का दिशा। ध्यान रखिएगा ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, पूछा जाएगा कि अंगूठा जो है डीसी दाएं हस्त के नियम में अंगूठा कौन सा दिशा बताता है, तो क्या बताएगा, करंट सॉरी आपका कंडक्टर का दिशा, ठीक है। तर्जनी कौन बताएगा, फ्लक्स का दिशा,
फ्लक्स का दिशा हमेशा तर्जनी बताता है, और ये जो है आपका मध्यमा जो है वो हमेशा करंट का दिशा बताता है। तो ये दो डायरेक्शन दिया हुआ है, दो डायरेक्शन दिया हुआ है, तीसरा का निकलना है। तो उंगली को इस प्रकार फैलाना है आपको कि अगर ये जो अंगूठा है अगर कंडक्टर का दिशा बता रहा है, कंडक्टर का गति का दिशा बता रहा है, और जो तर्जनी है वो फ्लक्स का दिशा बता रहा है, तो आपका मध्यमा उंगली जो है वो आपको बताएगा करंट का दिशा या ईएमएफ का दिशा। ठीक है, ये देखिए ये आपका अंगूठा जो है, ये अंगूठा क्या बता रहा है, चालक की दिशा, ये बता रहा है फ्लक्स का दिशा, फ्लक्स का दिशा, तो ये क्या बताएगा, करंट का दिशा। तो इस कंडक्टर में आप समझ सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से निकलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि करंट का दिशा निकालने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग का दाएं हस्त रूल या बाएं हस्त रूल, तो आप क्या बताएंगे। आप समझ चुके होंगे कि इसमें करंट का जब हमको डायरेक्शन निकालना है तो उसमें दाएं हस्त नियम लगाया जाता है। ठीक है, तो जब करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए दाएं हस्त नियम लगाया जाता है, तो दाएं हस्त का नियम जो है वो डीसी जनरेटर में लगाया जाएगा, क्योंकि डीसी जनरेटर में हमेशा क्या होता है, करंट का डायरेक्शन हमको निकालना होता है, क्योंकि करंट इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड क्या होता है, करंट या ईएमएफ, तो उसी का डायरेक्शन निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से करंट का दिशा निकाला जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से हमेशा करंट का दिशा निकाला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और इसमें पूछा जाएगा कि जो करंट का डायरेक्शन जो बताता है कौन सा उंगली बताता है, तो मध्यमा बताता है। और फील्ड का डायरेक्शन कौन सा बताता है, तो वो तर्जनी बताता है। और मोशन मतलब कंडक्टर का मोशन या गति कौन सा बताता है, तो अंगूठा बताता है। ये 3-4 प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जब हम मोटर बात करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ये आपका बाएं हस्त नियम, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम को हम जिक्र करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे डीसी जनित्र का की कार्य प्रणाली। डीसी जनित्र की कार्य प्रणाली मतलब डीसी जनित्र काम कैसे करता है। जो हम लोग बात कर रहे थे फैराडे राइट हैंड, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, तो कैसे काम करता है हम लोग अब उस पर बात करते हैं। तो ये आप जो फिगर 1 है, जो 1 है उसमें आप देख रहे होंगे कि दो क्या है, मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, एक है आपका एन और दूसरा है एस, मतलब एक है नॉर्थ पोल एक है साउथ पोल। ये लाइन ऑफ फोर्सेस निकालता है, जो कि क्या होता है, जो होता है नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, इसको क्लियर दिखने के लिए मैं मिटा देता हूं इसको। इसमें क्या है, एक चालक रखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, इस चालक को एक चालक रखा हुआ है, ये चालक रखा हुआ है। ठीक है, ये चालक जो है स्लिप रिंग के द्वारा जोड़ा गया है, ये स्लिप रिंग है, ये आपका कम्यूटेटर नहीं है, स्लिप रिंग के द्वारा जोड़ा गया है। मतलब एक चालक जो आया, एक चालक का जो छोर आया इससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा चालक का छोर जो आया वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक पे ब्रश लगा हुआ है इस पे, और एक ब्रश जो है इस पे लगा हुआ है, मतलब दो ब्रश लगा हुआ है, जैसा कि आपको फिगर में स्पष्ट दिख रहा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब कि ये काम कैसे करता है। अभी तो हमने बात किया फिगर का, अभी काम कैसे करता है। तो जैसे आप देखेंगे इसमें एक चीज बताइएगा कि सबसे ज्यादा फ्लक्स कहाँ पे मिलेगा, और सबसे मान लीजिए कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, उसको सबसे ज्यादा फ्लक्स कहाँ पे मिलेगा। सबसे ज्यादा फ्लक्स मिलेगा जब एक कंडक्टर जो है इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है, या इस पोजीशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा फ्लक्स का डेंसिटी जो होगा, इस पोजीशन पे फ्लक्स का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम कहाँ मिलेगा, जब कंडक्टर यहाँ पे होगा, जब कंडक्टर यहाँ पे होगा। ठीक है, ध्यान रखिए।
ध्यान दीजिएगा, सबसे कम यहाँ पे मिलेगा जहां पे रेड दिख रहा है, और सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा, जहां पे ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है जहां पे सबसे ज्यादा। अच्छा एक चीज और बताइएगा, जब मान लीजिए कंडक्टर जो है यहां से यहां जाएगा तो कैसा फ्लक्स मिलेगा, यहां से यहां जाएगा तो कमते हुए मिलेगा, और यहां से जब यहां आएगा तो क्या हुआ, बढ़ते हुए मिलेगा, क्योंकि सबसे कम यहां है और सबसे ज्यादा यहां। तो यहां से जब मान लीजिए इसको हम कुछ पॉइंट नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको पॉइंट हम लिखते हैं ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी। समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल समझिएगा, आपको न्यूमेरिकल बनाने में और जो प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, वो आपको आसानी से बना सकते हैं अगर ये समझ गए तो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फ्लक्स कहाँ है, सबसे ज्यादा फ्लक्स है डी और बी पे, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पॉइंट डी पे और बी पे है, और सबसे कम फ्लक्स कहाँ पे है, ए एंड सी पे। ठीक है, अगर मान लीजिए कंडक्टर को हम डी से ए ले जा रहे हैं, डी से ए ले जा रहे हैं, डी से ए ले जा रहे हैं, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा। मान लीजिए इसको क्या करते हैं, एक हम ऐसे करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ में बताइएगा, शुरू करते हैं यहां से, शुरू करते हैं सी पॉइंट से। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं सी डी, सी डी ए एंड, सॉरी थोड़ा विस्तार से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, उसमें आप बताइएगा, यहाँ पे है आपका सी, यहाँ पे क्या है डी, यहाँ पे क्या हुआ ए, और उसके बाद क्या है बी। ठीक है, अब बताइएगा जब सी पॉइंट पे है तो फ्लक्स कितना मिलेगा, मान लीजिए कोई कंडक्टर, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर जो है सी पॉइंट पे है, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स मिलेगा या सबसे कम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। तो सबसे कम फ्लक्स मिलेगा तो ईएमएफ का मान कितना होगा, सबसे कम होगा, मतलब एक तरह से आप बोलिए तो जीरो रहेगा। तो सी पॉइंट पे कितना रहेगा ईएमएफ का मान, जीरो। सी पॉइंट पे कितना रहेगा, जीरो। अब मान लीजिए सी से जा रहा है डी पे, तो क्या होगा, फ्लक्स का मान यहां से यहां बढ़ेगा, लेकिन ये फ्लक्स ऐसे नहीं कंडक्टर जा रहा है, ऐसे जाता तो ग्राफ कैसे बनता, ऐसे, लेकिन ये फ्लक्स, ये कंडक्टर कैसे जा रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, एच पे घूम रहा है, एच पे जब घूम रहा है, एच पे जब घूम रहा है तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा, ये जो है ऐसे मिलेगा, फ्लक्स ऐसे मिलेगा, मतलब धीरे 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 बढ़ता बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जा रहा है डी से ए, तो फिर क्या होगा, जब ज्यादा था तो धीरे 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 कम होगा, एकाएक कम नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और जब ए से बी जाएगा, ए से बी जा रहा है तो यहां से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखिएगा यहाँ सबसे जीरो है और यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा। कहिएगा कि सर ये तो मैं, आप ये इधर बनाए, इसका डायरेक्शन इधर था, इसका डायरेक्शन ऐसे कैसे हो गया। तो आप एक चीज बताइएगा, जब ये जो है, ये जब नॉर्थ पोल में है तो इसका करंट का डायरेक्शन अगर इधर है, तो जो यही कंडक्टर अगर साउथ पोल चले जाएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा करंट का, तो ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये बी, अब इसमें जगह नहीं है, इधर सी नहीं दिखा पा रहा हूं, तो ये सी आप ऐसे मान के चलिए कि अगर ये बी पॉइंट था, तो मानिए ये ऐसे था और ये बी पॉइंट था। ठीक है, तो यहां से चल करके सी पे ऐसे आएगा, सी हो जाएगा ये, मान लीजिए ये बी है और बी से जब सी जाएगा तो ये मैक्सिमम था, यहाँ पे मैक्सिमम से क्या होगा, धीरे 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 मिनिमम होगा। इसका ग्राफ, मतलब हम, मेरा कहना है कि ग्राफ जो है इसका ये बन जाएगा, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट, और ये हो जाएगा कौन सा, बी पॉइंट।
और ये फिर कौन सा हो जाएगा, ये सी पॉइंट, सी पॉइंट पे फिर आकर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा। तो जो हम बात कर रहे थे कि जो हमने पिछला वीडियो में बात किया था कि जो कंडक्टर में जो उत्पन्न होता है या आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसका मान क्या होता है, एसी नेचर का होता है। हमने यही तो बात किया था। अब ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एसी नेचर का कैसे हो रहा है। फिर से हम बात कर लेते हैं इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको कार्य प्रणाली समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से हम बात कर लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं, फिर से बात करते हैं कि कैसे हो रहा है ये। चलिए दोबारा जाते हैं। सबसे ज्यादा जो फ्लक्स है, फ्लक्स कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा, इस पॉइंट पे होगा और इस पॉइंट पे होगा, 2 पॉइंट पे होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका डेंसिटी यहीं पे होता है, सेंटर में होता है। और सबसे कम जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा और इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, और इसको मान लीजिए ए, और इसको मान लीजिए बी। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं फिर से, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, सी, यहाँ क्या है, डी, यहाँ क्या है, ए, और यहाँ क्या है, बी, और फिर यहाँ क्या है, सी। ठीक है, ये कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए ये सी से चल रहा है, सी पे कितना है मान, 0, सी पे फ्लक्स का मान कितना है, 0। तो जब फ्लक्स का मान 0 है तो ईएमएफ का मान भी कितना होगा, 0, मिनिमम, सबसे मिनिमम कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, तो ये कंडक्टर क्या होता है, ये ऐसे यहाँ पे जो सेंटर होता है इस पे ऐसे होता है, मतलब गोल होता है। तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको वैल्यू भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ सीधा जा रहा है, सीधा कंडक्टर नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये गोल जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ से ऐसे होगा, सॉरी। ठीक है, यहां से भी जो होगा ये एक ग्राफ इसका ये बनेगा। तो यहां से ग्राफ क्या बनेगा, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे ऐसे ये मैक्सिमम बनेगा, और जब फिर मैक्सिमम से कहाँ जाएगा, 1 पर, तो क्या बनेगा, फिर मिनिमम बनेगा, मिनिमम बन गया, और मिनिमम से फिर मैक्सिमम पे जाएगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा। लेकिन इसका एक करंट का डायरेक्शन है, ये जो करंट का डायरेक्शन है वो अब उलट जाएगा, इसमें ऐसे था तो इसमें कैसे हो जाएगा, ऐसे। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पहले नॉर्थ में अगर इस डायरेक्शन में था तो साउथ में इस डायरेक्शन से हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए नॉर्थ में इस डायरेक्शन में था तो साउथ में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये मान लीजिए इसको प्लस मान रहे हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, माइनस। ये अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस। लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा लेकिन मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां से यहाँ आने में मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी पे पहुंच गया। अब यहां से क्या होगा, फिर ये सी पे जाएगा, ये सी पे जाएगा, तो सी पे फिर जाने में क्या होगा, फिर मिनिमम 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक बन गया एसी नेचर का, क्योंकि एसी का डिफिनेशन होता है कि जिसका समय के साथ जो है डायरेक्शन बदल रहा है, करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। एक बार देखिए इस कंडक्टर में क्या हो गया, इधर की ओर है, अब यही कंडक्टर जब इधर आ गया तो उसका क्या हो गया, डायरेक्शन माइनस हो गया। ठीक है, तो समय के साथ जिसको बदलता है तो उसको क्या बोला जाता है, एसी नेचर का, और जिसका समय के साथ नहीं बदलता है उसका मान, उसको क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो आर्मेचर में जो उत्पन्न हो रहा है, ये जो आर्मेचर है इसमें जो उत्पन्न हो रहा है उसका डायरेक्शन, उसका जो कौन सा नेचर है, एसी नेचर है। ठीक है, इसमें जो उत्पन्न होने वाला, जो आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला करंट है या ईएमएफ है, उसका नेचर क्या है, एसी है। अब इसे ये समझ लीजिए कि अगर डीसी जनरेटर है या एसी जनरेटर है, जिसको अल्टरनेटर बोला जाता है, उसमें जो आर्मेचर में उत्पन्न होता है हमेशा एसी नेचर का ईएमएफ या करंट उत्पन्न होता है। लेकिन उसका जो आउटपुट में अगर हम डीसी लेते हैं तो डीसी जनरेटर बोला जाता है, अगर आउटपुट में एसी लेंगे तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर बोलेंगे। तो डीसी जनरेटर को हमेशा आउटपुट में हम लोग क्या मिलता है, डीसी मिलता है। अब इस पे बात करेंगे
कि हमारा जो एसी नेचर का उत्पन्न हो रहा है, सॉरी, ये अगर एसी उत्पन्न हो रहा है तो हमको जो आउटपुट में डीसी जनरेटर मिला वो डीसी कैसे मिल रहा है, डीसी कैसे मिल रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आप इसका कार्य प्रणाली समझ गए होंगे कि इसमें जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में एसी नेचर का करंट कैसे उत्पन्न होता है, उसका ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि एसी उत्पन्न होता है तो हम लोग